जय हिंद प्यारे बच्चों। आइए आज कार्बन के कुछ और गुणों को समझें। कल हमने इसके पहले वाली वीडियो में कुछ कार्बनिक गुणों को हमने समझा था और कार्बन किस प्रकार से अपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया था, इन सब के बारे में हमने बात की थी। उसी सिलसिले को आज आगे बढ़ाते हैं, है ना। कार्बन के कुछ और गुणों को समझते हैं, है ना, जिसमें से पहला गुण है कार्बन का अपरूपता। ठीक है, कार्बन में एक बहुत विशेष गुण पाया जाता है जिसे कार्बन का अपर रूप कहते हैं। देखिए, प्रकृति में कार्बन विभिन्न भौतिक गुणों के साथ अनेक रूपों में पाया जाता है। जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न रूपों में पाया जाता है जिनके भौतिक गुण भिन्न किंतु रासायनिक गुण समान या प्रायः समान होते हैं, तो इन रूपों को उस तत्व का अपर रूप कहते हैं। कार्बन विभिन्न भौतिक गुणों के साथ अनेक रूपों में पाया जाता है। कार्बन के इस गुण को ही कार्बन का अपर रूप कहते हैं। जैसे कार्बन डायमंड हीरा के रूप में पाया जाता है, कार्बन ग्रेफाइट में पाया जाता है, कोयला में, कोक में, लकड़ी के कोयले में, लकड़ी को जो जला के बनाते हैं हम, काजल में, फुल्यारीन सिस्टी को हम बक्की बाल भी कहते हैं। बक्की बाल भी कहते हैं। फुटबॉल जैसी इसकी आकृति होती है। इसकी डिस्कवरी 1985 में हुआ था। यह भी क्या है, कार्बन का एक अपर रूप ही है ना। कार्बन हीरा में भी पाया जाता है, ग्रेफाइट में, कोयला में, कोक में, लकड़ी के कोयले में, काजल में। फुल्यारीन सिस्टी जिसको बक्की बाल कहते हैं, फुटबॉल जैसी इसकी आकृति होती है, इसकी डिस्कवरी 1985 में हुआ था, है ना। हीरा जो है अभी तक का ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है। ब्लैक हीरे का उपयोग कांच काटने में और रॉक ड्रिल पत्थर को तोड़ने या छेदने वाली मशीन में भी किया जाता है। ग्रेफाइट मुलायम पदार्थ है जो कार्बन से बना होता है। ग्रेफाइट का प्रयोग सामान्यतः हम देखे हैं पेंसिल के रॉड के रूप में। ग्रेफाइट का प्रयोग लुब्रिकेंट के रूप में होता है, खास करके उन मशीनों में जो उच्च ताप पे काम करती हैं। अगर उसमें सामान्य वो तैलीय लुब्रिकेंट डालेंगे तो पिघल के बह जाएगा, जिससे मशीन के कलपुर्जे घिस जाएंगे। अतः जो उच्च ताप पे मशीनें काम करती हैं उन मशीनों में ग्रेफाइट के लुब्रिकेंट डाले जाते हैं। कोयला पता ही है आप सबको, आदि पृथ्वी पर बड़े विशाल जंगल जो थे वो धंस गए, कोयला के रूप में आज प्राप्त होते हैं। कोक कोयले को ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में जब गर्म किया जाता है तो वहाँ से निकलने वाली जो गैस होती है उसे कोक कहते हैं। कोक गैस भी ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है और जिससे कोयला क्या हो जाता है, छिद्रित हो जाता है, पोरस हो जाता है, जो आसानी से जलता है। लकड़ी का कोयला लकड़ी को पूर्ण रूप से ना जला करके लगभग उसको 90% 80% जला के बुझा दिया जाए पानी से, तो लकड़ी कहाँ ब्लैक कोयले में कन्वर्ट हो जाती है। अगर लकड़ी पूर्ण रूप से जल के बुझेगी तो कोयला नहीं दिखाई पड़ेगा, राख ही दिखाई पड़ेगा। बेसिकली राख में भी कार्बन ही होता है वैसे, लेकिन अगर आपको कोयला देखना है बड़े बड़े काले काले के फॉर्म में तो लकड़ी को 100% नहीं जलने देना है, उसको बीच में ही बुझा करके प्राप्त कर लेना है। काजल आप देखे होंगे, दीपक से जो धुआं निकलता है वहाँ पे कोई वस्तु लगाओगे वहाँ कालिख जम जाएगा, जस्ट लाइक कार्बन। लालटेन के शीशों में जम जाता है कालिख, कार्बन ही होता है उसमें। फ्लोरीन की बात हो ही गई। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर देखा जाए कार्बनों के सर्वतोमुखी गुण, कार्बन के सर्वतोमुखी गुण को वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, मतलब कि कार्बन का एक हर फन मौला गुण है ना। क्या क्या है बेटा,
यौगिक बनाने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी टू फॉर्म कंपाउंड्स। कार्बन जो है इसका विशेष गुण है यौगिक बनाने का। अभी तक लगभग 30 लाख कुल यौगिक खोजे गए हैं और इन 30 लाख यौगिक में से लगभग 29 लाख कार्बनिक यौगिक हैं। कार्बन किसी न किसी रूप में उसमें उपस्थित है। केवल 1 लाख अकार्बनिक यौगिक हैं, अकार्बनिक यौगिक हैं, मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब देख पा रहे हैं आप, 30 लाख ओवरऑल कंपाउंड में से 29 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड 1 लाख इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो आप देख लो कितनी विशाल संख्या है कार्बनिक यौगिकों का। तो कार्बनिक यौगिकों की इतनी विशाल संख्या है तो जाहिर सी बात है कार्बन का बहुत प्रबल गुण होगा यौगिक बनाने का, तभी तो इतने कंपाउंड्स दिखाई पड़ रहे हैं, उपस्थित हैं हमारे नेचर में। श्रृंखलन का गुण, श्रृंखलन का गुण, कैटिनेशन, कैटिनेशन प्रॉपर्टीज। कार्बन श्रृंखलन का गुण रखता है, अर्थात कार्बन जहां भी होगा वो श्रृंखला बना करके, श्रृंखलित हो करके एक बहुत बड़ा कार्बनिक यौगिक में बदल जाएगा, है ना। कार्बन का विशेष गुण है श्रृंखला बनाना, मतलब कि कार्बन जुड़ जुड़ के बड़े बड़े यौगिक बना लेगा, है ना। चतुस्संयोजकता, टेट्रा बैलेंसी, चतुस्संयोजकता, कार्बन की 4 संयोजकता, कार्बन की संयोजकता 4 होना भी क्या है, कार्बन के सर्वतोमुखी गुण होने में सहायक है। जैसे कार्बन की कुल 4 बैलेंसियां होती हैं, है ना, मतलब कि कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है। बैलेंसी का मतलब संयोजकता, मतलब कि संयोजन क्षमता, कंबाइनिंग कैपेसिटी इज नोन एज बैलेंसी, है ना। तो कार्बन की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो 4 है, मतलब कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, कार्बन की संयोजकता 4 होगी। अब यह 4 बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड के रूप में होगा। कार्बन के पास या तो चारों सिंगल बॉन्ड होंगे, या तो 2 डबल बॉन्ड होंगे, या तो एक ट्रिपल और एक सिंगल बॉन्ड होगा, है ना। कार्बन अपनी बैलेंसी को, कार्बन अपनी संयोजकता को सिंगल सिंगल बॉन्ड के रूप में भी कंप्लीट कर लेगा, 2 डबल बॉन्ड के रूप में भी करेगा, और एक ट्रिपल और एक सिंगल के रूप में भी करेगा। यह भी विशेष गुण है। अस्थायी यौगिक बनाने की प्रवृत्ति, फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कंपाउंड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, फैट में भी कार्बन होता है और अस्थायी रूप से इन यौगिकों को बनाता है, ठीक है ना। अपर रूपता बताया ही अभी, कार्बन विभिन्न रूपों के साथ विभिन्न गुणों में पाया जाता है। कार्बन विभिन्न रूपों के साथ विभिन्न गुण वाले यौगिक के रूप में पाया जाता है। जैसे मैंने हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, कोल सब बताया, है ना। आगे बढ़ते हैं अब। समूह या मूलक, कार्बनिक यौगिकों को अर्थात कार्बन से बने यौगिकों को 2 या 2 से अधिक भागों में अगर बांटा जाए, तो जैसे हमने कार्बनिक यौगिकों को 2 भागों में बांटा है, ठीक है, 2 भाग में बट गया, दोनों भाग क्या कहलाएंगे, समूह या मूलक कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH3 CH2 OH है। अब इस कार्बनिक यौगिक को हमने क्या किया, यहाँ से 2 भागों में बांटा। एक भाग क्या बन गया, CH2 एक CH3,
CH2 एंड CH3। अभी ने हम क्या बोल देंगे, एथिल ग्रुप, और इसको बोल देंगे हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है ना। मतलब कार्बनिक यौगिकों को दो या दो से अधिक भागों में अगर बांट दें और वो बंट भी जाए तो जितने भागों में बटेगा वह सब समूह कहलाएगा। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हमने क्या बांटा, एथिल एल्कोहल को दो भागों में हमने बांटा, एक प्राप्त हुआ मुझे एथिल समूह और एक प्राप्त हुआ मुझे हाइड्रोक्सिल समूह। इसी प्रकार से हम चाहें तो कार्बोक्सिलिक एसिड को CH3 CH2 COOH, अगर इसको हम दो भाग में बांटे बेटा तो यहाँ से भी एक भाग ये बढ़ जाएगा और एक भाग ये बढ़ जाएगा। तो यहाँ से एक एथिल समूह प्राप्त होगा और यहाँ से ये कार्बोक्सिलिक समूह प्राप्त होगा। दोनों क्या हो गए, समूह हो गए। अभी आगे बात करेंगे समूह और क्रियात्मक समूह, ग्रुप एंड फंक्शनल ग्रुप में क्या डिफरेंसेस है ना। मतलब कार्बनिक यौगिकों को दो या दो से अधिक भागों में बांट दो, सिंपली वो बट भी जाएं तो समूह कहलाते हैं। लेकिन सभी समूह क्रियात्मक समूह नहीं होते, लेकिन सभी क्रियात्मक समूह होते हैं। अभी बताएंगे कैसे, है ना। देखिए, अरे बाप रे क्या हो गया, हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ समूहों को हम लिख रखे हैं। जैसे इसका नाम है बेटा मैथिल ग्रुप, इसको हम बोलते हैं एथिल ग्रुप, इनको हाइड्रोक्सिल बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसको हम बोल सकते हैं कार्बोनिल ग्रुप, इसको अमीन ग्रुप, और इसको एसिल या एसिड हैलाइड। क्लोरीन है तो क्या बोल देंगे हम, क्लोराइड। यहाँ इसको क्लोरीन से हटा के हम क्या लगा दें, एक्स, तो क्या लिख देंगे इसको, हैलाइड, एसिल हैलाइड या एसिड हैलाइड समूह। और ये है एथेनोइक, एथॉक्सी नहीं है, एथेनोइक समूह है। वैसे यहाँ पे है SH, सिंगल बॉन्ड SH, इसको बोलते हैं थाई ऑल समूह। इसको बोलते हैं इमिनो समूह, नॉट एमिनो, इमिनो। इसको बोलते हैं साइनाइड या नाइट्राइल समूह। इसको बोलते हैं आइसोनाइट्राइल। CN होगा तो साइनाइड या नाइट्राइल, NC होगा तो आइसोनाइट्राइल। इसको हम इन बोल देते सामान्यतः, ऐसे डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो इन बोलेंगे, और इनके मध्य ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पे देखें, अगर ये है तो एल्डिहाइड, है, और इसे क्या बोल देंगे, COOH, कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक समूह। नाइट्रो समूह, अमाइड बोलते हैं, अमाइड, और इसको मेथॉक्सी, है ना। ये हो गए आपके समूह। मतलब समूह की परिभाषा ऐसे बता सकते हो आप, कार्बनिक यौगिकों में वह परमाणु या परमाणुओं का समूह जो विशेष गुण रखता है। कार्बनिक यौगिकों में
परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जिनका विशेष गुण होता है उन्हें क्या बोलते हैं? समूह या मूलक कहते हैं। मैथिल, एथिल, हाइड्रोक्सिल, कार्बोनिल, अमाइन, एसिड, एसिल हैलाइड या एसिड हैलाइड, एथेनोइक ग्रुप, थायोल, इमिनो, साइनाइड या नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, इन, आइन, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कार्बोनिल, कार्बोक्सिल, नॉट कार्बोनिल, कार्बोक्सिल, नाइट्रो, अमाइड एंड मेथॉक्सी। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्रियात्मक समूह को के ऊपर बात करेंगे। फंक्शनल ग्रुप। पहले तो इसके डेफिनेशन समझ लो बेटा। कार्बनिक यौगिकों में परमाणुओं या परमाणुओं का वह समूह जो कार्बनिक यौगिकों के गुणों को निर्धारित करते हैं उन्हें क्रियात्मक समूह कहते हैं। जैसे मान लीजिए CH3, CH2, CH2, OH, इसको बोलेंगे हम प्रोपिल एल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको? प्रोपिल एल्कोहल। और IPS से देखें तो इसका प्रोपेनॉल। ठीक है ना, प्रोपेनॉल है ये। अब यहाँ पे इनको दो भागों से हम बांट दें, दो भागों में इनको हम बांट दें, तो एक हो गया हमारा हाइड्रोक्सिल समूह और एक हो गया प्रोपिल समूह। है तो दोनों समूह, लेकिन इसमें से जो OH है ना, OH जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यह हो जाएगा आपका फंक्शनल समूह और ये हो जाएगा नॉर्मल समूह या ग्रुप। क्यों? क्योंकि अल्कोहल का सभी गुण, अल्कोहल के सभी गुण OH समूह द्वारा ही निर्धारित होंगे। मैंने क्या बताया अभी डेफिनेशन? कार्बनिक यौगिकों में परमाणुओं या परमाणुओं का वह समूह जो यौगिकों के गुणों को निर्धारित करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? फंक्शनल समूह। तो इस अल्कोहल में अल्कोहल के गुण कौन तय करेगा? OH तय करेगा। तो यहाँ पे OH क्या हो गया? ग्रुप है, लेकिन इनकी वजह से ही इनकी क्रियाशीलता होगी, तो ये क्या हो जाएंगे? क्रियात्मक समूह हो जाएंगे, फंक्शनल ग्रुप हो जाएंगे, है ना। उसी प्रकार से अगर हम देखें CH3, CH2, COOH में, अगर यहाँ से इसको ब्रेक डाउन करें, तो ये हो जाएगा आपका फंक्शनल ग्रुप और ये हो जाएगा आपका एथिल सामान्य ग्रुप। ठीक है। इसी हिसाब से अगर देखें हम CH3, CHO, अब इसको यहाँ से हम ब्रेक डाउन करें तो ये हो जाएगा आपका एल्डो समूह या एल्डिहाइड समूह और यहाँ पे ये मैथिल समूह। यहाँ पे एल्डिहाइड समूह क्या हो जाएगा? क्रियात्मक समूह हो जाएगा और यहाँ पे ये मैथिल समूह। ओके। अगर देखें फिर यहाँ पे CH3, COO, CH3, अगर इनको हम डिवाइड करते हैं, यहाँ से इनको ऐसे तोड़ दो तो क्या प्राप्त हो गया? यहाँ से मेथॉक्सी, एथॉक्सी समूह हो गया। ये क्रियात्मक समूह हो जाएगा और ये सामान्य समूह हो जाएगा। ठीक है ना। मतलब जिन परमाणुओं या परमाणुओं के समूह द्वारा किसी यौगिक के गुण डिटरमाइन होते हैं, निर्धारित होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। ठीक। अगला बात होगा बेटा हम लोगों का सजातीय श्रेणी, होमोलोगस सीरीज।
सजातीय श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10 में तो हर साल पूछा हुआ है ना। ध्यान से देखिएगा इसको। पहले तो इसका डेफिनेशन समझ लो। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन होता है। होमोलोगस सीरीज या सजातीय श्रेणी कब बनता है? देखिए कब बनता है, जब कार्बनिक यौगिकों को उनके अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे कार्बनिक यौगिकों की सजातीय श्रेणी कहते हैं। एक बार फिर देखिए, कार्बनिक यौगिकों को उनके अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो प्राप्त श्रेणी सजातीय श्रेणी कहलाती है। जैसे CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, C7H16। अब यहाँ देखेंगे आप, कार्बन की संख्या एक एक बढ़ी है तो H की संख्या दो दो बढ़ी है। इसके अणुभार को अगर देखें तो कार्बन का अणुभार होता है 12 और 4H का 4 होगा, क्योंकि एक H परमाणु का परमाणु भार 1 होता है और कार्बन के एक परमाणु का परमाणु भार 12 होता है। तो कार्बन का परमाणु भार मतलब एटॉमिक वेट 12 और 4H का 4, तो 12 और 4 16। मेथेन का परमाणु भार कितना आ गया? 16। अच्छा, अब 16, अब इतना कितना आ जाएगा? यहाँ 2 कार्बन है, एक का 12 होता है तो 12 दूना 24 और 6 30, इसका 30 परमाणु भार आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12 3 36 और 36 8 44, 12 चौको 48, 48 10 58, 12 25 60, 70 72, इसका 72 आ गया। 12 छक्का 72, 72 14, 72 14 86 होगा, 86, और 12 सत्ती 84, 6 84 6 80 90 होगा, 90 आए 100 60 100 होगा। अब देखिए हमने क्या किया, कार्बनिक यौगिकों को उनके अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में रखा, तो जो श्रेणी प्राप्त हो रही है उसे क्या बोलेंगे? कार्बनिक यौगिकों की सजातीय श्रेणी। अच्छा, अब ध्यान से देखेंगे, इस मेथेन में और इस एथेन में किसका डिफरेंस है? CH2 का। यहाँ पे 1 C, यहाँ पे 2 C, 1 C बढ़ा लिख दिया, 4H, यहाँ पे 6H, 2H बढ़ा लिख दिया। मतलब मेथेन में और एथेन में किसका अंतर है? 2 का अंतर है। ठीक है, हाँ, मेथेन और एथेन में किसका अंतर है? CH2 का, लिख दिया। फिर वैसे ही एथेन और प्रोपेन में किसका अंतर है? CH2 का। फिर प्रोपेन और ब्यूटेन में CH2 का, ब्यूटेन और पेंटेन में CH2 का, पेंटेन और हेक्सेन में CH2 का, हेक्सेन और हेप्टेन में CH2 का। मतलब सजातीय श्रेणी के 2 क्रमागत मेंबर्स के बीच में किसका अंतर होता है? CH2 का। और परमाणु भार देखें तो इनके परमाणु भार में किसका अंतर है? 14 का। देखो आप सब में 16 14 16 14 30 30 14 44 44 14 58, तो इनके परमाणु भारों में भी किसका अंतर है? 14 का। अच्छा, और 2 मेंबर्स के बीच किसका अंतर है? CH2 का। तो इसका परमाणु भार भी कितना होगा? 14। देखो यहाँ पे 14, इसे ही क्या बोलते हैं? सजातीय श्रेणी। तो ये किसकी सजातीय श्रेणी है? एल्केन की। किसकी है? ये एल्केन की है, ये एल्केन की सजातीय श्रेणी है। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CnH2n+2। ये क्या है? एल्केनों की सजातीय श्रेणी है। इसी प्रकार से एल्कीन की भी सजातीय श्रेणी होती है और एल्काइन की भी होती है। अगर हम एल्कीन की देखें, इनका फॉर्मूला होता है CnH2n, इनका होता है CH2 एंड CH2, मतलब C2H4, ऐसे लिखो
C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, C6H12, C7 एंड H14। अब इनके दो मेंबर्स के बीच में किसका डिफरेंस है किसका डिफरेंस है? CH2 का ही डिफरेंस है, सब में CH2 का ही डिफरेंस है, सब में क्या है? CH2 का ही डिफरेंस है। इसका एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा? एटॉमिक वेट 24 36 30 हो गया। इसका 12 3 36 और 42 कितना हो गया? 12 3 36 6 42, 12 का यंत्र कैसे हो गया यहाँ पे? 24 36, 12 दूना 24 4, ओहो 28 होगा ना यहाँ पे, हम भी कह रहे हैं क्या है 28, 24 4 28। हाँ, अब इनके बीच डिफरेंस, हाँ अब कितना हो जाएगा? 12 चौको 48 8 56 ओ 66, 12 चौको 48 2 50 66, हाँ 66 होगा। अब इनके बीच डिफरेंस भी कितना होना चाहिए? 14 का, देख लो 14 का होगा। वैसे सबके बीच क्या होगा? 14 का डिफरेंस होगा। और इसका जो CH2 है इसका भी एटॉमिक वेट क्या होगा? 14 होगा। तो क्या हो गया? एल्कीन का, एल्कीनों की सजातीय श्रेणी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एल्काइंस का। एल्काइंस की सजातीय श्रेणी देखें अगर, पहले इनके फार्मूला देख लो। CnH2n-2, ये एल्कीन का फार्मूला हो गया। सजातीय श्रेणी देखें तो C2H2, C3H4, C5H6, C6H8, C7H10 होगा ना, H10, C8H12। अब इसको ओपन करके बना लो बेटा, यहाँ बना देता हूँ। कितने C हैं? 2। और कितना H है? 2। तो इनके मध्य ट्रिपल बॉन्ड आ ही जाएगा, देख लो एल्काइन। ओके, कार्बन कार्बन के बीच क्या आ गया? ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो ये एल्काइन हो गया। अब इनके एटॉमिक वेट को देख लो। तो पहले इनके बीच डिफरेंस क्या है, कितने एटम्स का डिफरेंस है वो देख लो। यहाँ पे 1 C, यहाँ पे 3 C, 1 C का डिफरेंस आ गया। यहाँ पे 2 H, यहाँ पे 4 H, किसका डिफरेंस आ गया? ओह सॉरी, यहाँ 2 यहाँ 4, तो डिफरेंस किसका है? 2 का। अब इनका एटॉमिक वेट है 12, इनका एटॉमिक वेट है 2, 12 to 14। ठीक है, सबके बीच वही है, CH2 का ही डिफरेंस है, CH2 का ही डिफरेंस है, CH2 का ही डिफरेंस है, देखो। और एटॉमिक वेट के हिसाब से डिफरेंस देखें तो सब में क्या होएगा? 14, 14 और 14। तो ये क्या हो गया? एल्कीनों की सजातीय श्रेणी होगी, है ना। ऐसे एल्कोहलों की भी क्या होती है? सजातीय श्रेणी होती है। जैसे हम एल्कोहल की बात करें, अगर एल्कोहल की बात करें, एल्कोहल्स की बात करें तो इनका फार्मूला होता है CnH2n+2+O। इसको एल्कोहल को ROH से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे R क्या है? एल्किल समूह है, ठीक है। इसका एक और फार्मूला होता है एल्कोहल का, CnH2n+1+OH, ठीक है ना। ये एल्कोहलों का फार्मूला हो गया। चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं है। इस फार्मूला के लिए n की वैल्यू क्या रखो? 2 रख के बनाओ। इससे बना लेते हैं पहले, तो जहाँ जहाँ n होगा वहाँ क्या आ जाएगा? 2। तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 है तो C2 हो गया, और यहाँ पे H2 इंटू 2, 4 2 6, H2 6O। अब देख लो, इसको अरेंज कर लो। CH3 CH2 OH क्या बन गया? एथिल अल्कोहल बन गया। 2 C 1 1
C2C, 3 2 5 1 6H, 2C 6H और एक O। इससे भी बना के देख लो बेटा, इससे भी बना के देख लो। इससे CnH2n प्लस 1 प्लस OH से N की वैल्यू 2 है तो C कितना आ जाएगा 2, और N की वैल्यू 2 है तो 2 2 जा H4 और प्लस 1 5 प्लस लास्ट में क्या हो जाएगा OH, तो क्या हो गया C2H5OH, एथिल अल्कोहल आ गया। तो एल्कोहलों का क्या हो गया फार्मूला हो गया। अगर देखें तो इनका भी क्या हो जाएगा सजातीय श्रेणी हो जाएगा। जैसे देखो CH3OH, अब यहाँ क्या हो जाएगा C2H5OH। डिफरेंस कितना है बेटा, एक C यहाँ पे, 2 C यहाँ पे, 1 C का डिफरेंस, और यहाँ पे कितना H है 3 1 4, यहाँ पे 5 1 6। देख लो डिफरेंस आया कि नहीं आया। वैसे देखो अगर तीसरा मेंबर है इसका C3H7OH, कितना C है यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, डिफरेंस कितने का 1 का, 5 1 6H और यहाँ पे 6 7 और 1 8H, 6H यहाँ पे है 8 है, डिफरेंस कितने का, तो ये क्या हो जाएगा एल्कोहलों का सजातीय श्रेणी हो जाएगा। ऐसे एल्डिहाइड का भी हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी की विशेषताओं को अगर देख लिया जाए, सजातीय श्रेणी की विशेषताओं को अगर देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, सजातीय श्रेणी की विशेषताएं। 2-3 विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि सजातीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्यों का सूत्र एक ही होता है। जैसे अगर एल्केन की बात करें, एल्केनों के सजातीय श्रेणी का, तो सभी का एक ही सूत्र होगा CnH2n प्लस 2। अगर एल्कीन डबल बॉन्ड वाली की मतलब एल्कीन की सजातीय श्रेणी की बात करें तो सभी सदस्यों का एक ही फार्मूला होगा CnH2n। अगर एल्काइन की बात करें तो सभी का क्या होगा एक ही फार्मूला होगा CnH2n माइनस 2। ठीक है ना। मतलब सजातीय श्रेणी के किसी एक सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों का एक ही सूत्र होता है, अर्थात सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक ही सूत्र द्वारा बनाया जा सकता है। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता हो गई बेटा कि सजातीय श्रेणी के कुछ मेंबर को पढ़ लिया जाए, सजातीय श्रेणी के कुछ मेंबर को पढ़ लिया जाए तो बाकी मेंबर्स का ज्ञान हमें अपने आप हो जाता है। मतलब अध्ययन में क्या हो जाती है, हमें सुविधा मिल जाती है, सहूलियत मिल जाती है। ठीक है। पहली विशेषता क्या थी कि इनका सबका फार्मूला एक होता है, एक ही फार्मूले से सब बनाए जाते हैं। दूसरा हो गया कि इनके किसी एक दो मेंबर को पढ़ लो, बाकी सबका ज्ञान हो जाएगा, है ना। अगली विशेषता है इसका कि एक सजातीय श्रेणी के जितने भी मेंबर होंगे सबके भौतिक और रासायनिक गुण समान होते हैं। ठीक है। अगला है बेटा कि एक ही सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को समान विधियों द्वारा बनाया जा सकता है ना। तो आज यही वाइंड अप करते हैं। अगली क्लास होगी हमारे कार्बनिक यौगिकों के नामकरण को लेकर के। कार्बनिक यौगिकों की संख्या विशाल है, 29 लाख के आसपास है, तो इनको याद करना बहुत मुश्किल है। तो IUPAC ने क्या बताया है, इनको नाम लिखने का उपाय बताया है, क्योंकि ये जहाँ भी आते हैं याद नहीं करते हैं इनको, IUPAC के नियमों के हिसाब से उनका नाम लिख के हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि याद करना मुश्किल है। 29 लाख कंपाउंड्स को याद करना असंभव जैसा है ना। तो IUPAC के नियम को कल पढ़ेंगे हम लोग। तब तक के लिए आप
खुश रहो, पढ़ाई करते रहो। जय हिंद, जय भारत।